जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज सरफेस कंटामिनेशन एंड टेस्ट फॉर द डिटेक्शन। टाइटल से को सामने रखते हुए जो ओवरव्यू है वो ये है कि इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखना है कि सरफेस जो है वो क्या हमारी सरफेस कंटामिनेशन फ्री हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2, स्पेशली चैप्टर 2 के अंदर हमने ये बात सीखा कि हमने अपनी सरफेस के ऊपर लगे तमाम कॉन्टेमिनेंट्स, चाहे वो कॉन्टेमिनेंट्स मिल स्केल्स की सूरत में है, रस्ट की सूरत में है, हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स की सूरत में है, डस्ट एंड डेब्रिस की सूरत में है, ऑयल एंड ग्रीस की सूरत में है, फॉरेन मैटर की सूरत में है, किसी भी सूरत में मौजूद है, तो हमने उन तमाम कॉन्टेमिनेंट्स को स्पेसिफिकेशन में डिमांडेड सर्फ ब्लास्टिंग ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो तैयार करना होता है। और जब हम अपनी सरफेस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो नेक्स्ट फेज जो आता है वो यही है कि टेस्ट की मदद से हमने इस बात को इंश्योर करना होता है कि क्या हमारी सरफेस जो है वो कंटेमिनेशन फ्री हो गई है या नहीं। क्योंकि जब आप इस बात को इंश्योर कर लेंगे तो उसके बाद फिर जो है वो पेंट एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो पेंट बाद में अप्लाई होगा। समझ रहे बात? तो सिंपली इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे ये कि कंटेमिनेंट सरफेस के ऊपर मौजूद हैं या नहीं, तो उनके लिए डेफिनेटली हम डिफरेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। जो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे पहले उसको जरा बुक में देखते हैं कि जो उधर उन्होंने क्या किस तरह लिखा है, फिर उसके बाद में अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड की तरफ मूव कर लेंगे। सबसे पहले सरफेस कंटेमिनेंट्स एंड टेस्ट फॉर द डिटेक्शन। Any contaminants left on the prepared surface, prepared substrate will affect the adhesion of the coating to that substrate, and therefore specification often requests that certain tests are done to ensure that contamination is written set criteria। कहते हैं याद रखें कोई भी कंटेमिनेंट अगर सरफेस के ऊपर रह जाता है तो फिर पेंट फिल्म के दरमियान में और सरफेस के दरमियान में अच्छा अडहियन जो है वो नहीं बन पाता, तो फिर अच्छा अडहियन नहीं बन पाता। इसलिए हमें इस बात को इंश्योर करना होता है कि सरफेस जो है वो हमारी कंटेमिनेशन फ्री है। लेकिन क्लीनलीनेस मिली है या ये जो हमने ब्लास्टिंग ग्रेड हासिल किया है उसको हमने कहा कि सेट क्राइटेरिया जो स्पेसिफिकेशन के अंदर डिफाइंड होता है या सेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने देखना होता है। अब वो कहते हैं इस काम के लिए हमने डिफरेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। सम टेस्ट आर क्वालिटेटिव एंड सम टेस्ट आर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टेस्ट इज वन which will give a result as accept, reject, pass, fail, go, no go, whereas quantitative test is one which will give a result is known as is noun units, example given milligrams per square meter। वो कहते हैं कि जब हम अपनी सरफेस को इंश्योर करने लगते हैं कि कंटेमिनेंट्स हैं या नहीं तो हम उसके लिए दो तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। या हम क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं या हम क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव टेस्ट या क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट ऐसे टेस्ट जिनमें टेस्ट जब आप परफॉर्म कर लें और उनका रिजल्ट सिर्फ किसी प्रॉपर्टी की या कॉन्टेमिनेंट्स की मौजूदगी और अदम मौजूदगी को जाहिर करे या एक्सेप्टेड रेंज या रिजेक्टेड रेंज में सिर्फ जाहिर करे, तो फिर ऐसे जो टेस्ट है उनको क्वालिटेटिव टेस्ट कहते हैं। क्वालिटेटिव लफ्ज समझने क्वालिटी से लिया गया, और क्वालिटी कभी फिगर्स के अंदर नहीं होती, क्वालिटी या तो मौजूद होती है या नहीं होती। तो इसलिए ये याद रखें कि ऐसे टेस्ट जिनके रिजल्ट्स क्वालिटी के अंदर आए, यानी कि यस या नो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, पास या फेल, प्रेजेंट या एब्सेंट के अंदर आए, उसको हम क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। और ऐसे टेस्ट जिनके रिजल्ट्स
जो है वो क्वांटिटी के अंदर आए, क्वांटिटी। जैसे मिसाल के तौर पर हाइग्रोस्कोपिक साल्ट अगर सरफेस के ऊपर मौजूद है तो वो कितने मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर के एरिया पर मौजूद है, यानी वो बताया जाए कि जो 0.3 ग्राम पर स्क्वायर मीटर जो है उसके एरिया पर ये सॉल्ट मौजूद है। तो ये जो क्वांटिटी आ गई ना फिगर के अंदर, डिजिट के अंदर, वैल्यू के अंदर, आपने जो है वो रिजल्ट निकाला है। दिस सॉर्ट ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्लियर है? अब आप इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। 5 क्वालिटेटिव टेस्ट है जिनमें आयरन सॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट, टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मिल्क स्केल्स, टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डस्ट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑयल और ग्रीस। और दूसरा क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर सॉल्ट्स मौजूद है सरफेस के ऊपर तो उनकी क्वांटिटी कितनी है। क्लियर होगी बात? अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है वो इनके फर्दर जो है वो देखते हैं कि किस तरह ये टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। टेस्ट फॉर सॉल्युबल आयरन सॉल्ट्स, टेस्ट फॉर सॉल्युबल आयरन सॉल्ट्स। सॉल्युबल आयरन सॉल्ट्स कौन से हैं? ये प्रीवियसली भी हमने पढ़ा था कि जो हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स हैं जिन्हें हम आयरन क्लोराइड्स या आयरन सल्फेट्स कहते हैं, यही सॉल्ट्स हमारे आयरन सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, आयरन सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। अब इन्हीं आयरन सॉल्युबल सॉल्ट्स का सबसे पहले क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या सरफेस के ऊपर ये सॉल्ट्स मौजूद हैं या नहीं। पहला एक टेस्ट करेंगे सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि आयरन सॉल्युबल सॉल्ट्स मौजूद हैं या नहीं, और दूसरा टेस्ट ये करेंगे कि अगर मौजूद हैं तो क्या क्लोराइड्स मौजूद हैं या सल्फेट्स। तो दोनों में से कोई एक मौजूद होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही सरफेस के ऊपर दोनों तरह के सॉल्ट्स मौजूद हो, क्योंकि दोनों तरह के जो सॉल्ट्स की एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस अबूजर का माइक म्यूट कर दें। के अंदर होता है जी। ये अबूजर का माइक म्यूट कर दें। तो आयरन सॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट में हमने कहा कि 2 तरह के हम पहले टेस्ट परफॉर्म करेंगे और वो होंगे क्वालिटेटिव। पहले में देखेंगे कि क्या आयरन सॉल्युबल सॉल्ट्स मौजूद हैं या नहीं, और दूसरे में देखेंगे कि अगर मौजूद हैं तो क्या क्लोराइड्स हैं या सल्फेट्स मौजूद हैं, और फिर जाके हम इसका क्वांटिटेटिव टेस्ट करेंगे कि हाँ जी अगर मौजूद है तो यूनिट एरिया में वो कितनी क्वांटिटी मौजूद है। क्लियर होगी बात जी? तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे आयरन सॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट का क्वालिटेटिव टेस्ट। ये जो आयरन सॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट है जिसको हम क्वालिटेटिव टेस्ट बोल रहे हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। एक आयरन सॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट नेम तो आ गया पहले ही, दूसरा नेम भी याद कर लें, वो है पोटाशियम फेरिसायनाइड टेस्ट। आयरन सॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट इज आल्सो नोन एज पोटाशियम फेरिसायनाइड टेस्ट। और तीसरा नाम जो है वो पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट है। 3 नाम हो गए, आयरन सॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट, पोटाशियम फेरिसायनाइड टेस्ट, और तीसरा पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट टेस्ट। मेरे साथ जरा दोहरा लें जरा, शाबाश साहब लोग मिलके। नंबर 1 आयरन सॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट, नंबर 2 पोटाशियम फेरिसायनाइड टेस्ट, और नंबर 3 पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट। ये 3 नाम एक ही टेस्ट के हैं। इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है ये देखना है। सेकंड नेम क्या टेस्ट है? फॉर द सॉल्युबल आयरन सॉल्ट्स, दिस इज क्वालिटेटिव टेस्ट। ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। इट विल नॉट इवन डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉल्ट्स। इससे इवन आप सॉल्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी इस टेस्ट से ये नहीं बता सकते कि कौन सा सॉल्ट है, सिर्फ ये देख सकते हैं कि सॉल्ट हैं या नहीं। इट विल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आइदर सल्फेट्स और क्लोराइड, चाहे वो क्लोराइड्स हो चाहे सल्फेट्स हो, ये डिटेक्ट करके बस ये बताता है कि मौजूद है या नहीं। दिस टेस्ट इज नोन एज द पोटाशियम फेरिसायनाइड। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि इस टेस्ट को पोटाशियम फेरिसायनाइड टेस्ट भी बोला जाता है, ऑल दो
इट इज नाउ अंडर अ न्यू यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम। अब यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम में इसको इसी को ही नाम दिया गया है, पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट, a name more descriptive of its formula। और ये जो पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट नेम दिया गया है, यूनिवर्सल नेम है, ये केमिस्ट्री की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नेम्स होते हैं केमिस्ट्री के, उसके मुताबिक दिया गया, इसके फार्मूले के मुताबिक इसका नाम दिया गया पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट। तो अभी तक पता ये चला कि आयरन सॉल्युबल सॉल्ट टेस्ट एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। दूसरी बात सीखी कि ये सिर्फ ये पता लगाता है कि सॉल्ट मौजूद है या नहीं, कौन सा सॉल्ट मौजूद है ये इस चीज को बयान नहीं कर सकता, ये इससे हम ये नहीं डिटेक्ट कर सकते। तीसरा हमने कहा कि पोटाशियम फेरिसायनाइड टेस्ट भी इसका नाम है। और फिर चौथा जो है वो इसका इसके फार्मूले के मुताबिक जो है वो अगर नाम लिखा जाए तो वो पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट टेस्ट है जी। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है इस टेस्ट को वो देखते हैं। Test papers, usually Wortman number 3 laboratory filter paper, are soaked in a 5 to 10% solution of potassium ferricyanide and distilled water and left to dry। कहते हैं जनाब एक आप वॉटमैन नंबर 3 लेबोरेटरी फिल्टर पेपर ले लें और उसको 5 से 10% सोल्यूशन पोटाशियम फेरिसायनाइड का 5 से 10% सोल्यूशन लें, उसके अंदर डिप कर दें। डिप करके डेफिनेटली वो सब जब सारा वेट हो जाए तो फिर उसको निकाल के खुश्क कर लें। तो अभी हमने क्या किया, 5 से 10% सोल्यूशन लिया पोटाशियम फेरिसायनाइड का, और उस पोटाशियम फेरिसायनाइड सोल्यूशन के अंदर वॉटमैन नंबर 3 लेबोरेटरी फिल्टर पेपर लिया और उसको डिप कर दिया। जब वो अच्छी तरह भीग गया, गिला हो गया, तो फिर उसको निकाल के खुश्क कर लिया। द रिजल्ट इज अ लाइम ग्रीन पेपर फ्रिंज्ड विद एन ऑरेंज ब्रिम। रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि वो जो जब ये खुश्क होगा तो वही फिल्टर पेपर जो है वो लाइम ग्रीन कलर में तब्दील हो जाएगा, और बाज दफा उसके किनारे जो है वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, ऑरेंज फ्रिंज विद ऑरेंज ब्रिम, ऑरेंज कलर के उसके ब्रिम किनारों को कहा जाता है। तो ऑरेंज कलर के जो है ना वो किनारे और जो पीछे बैकग्राउंड बनता है वो लाइम ग्रीन कलर बन जाता है। ये आपके सामने एक मैंने रखा, नजर आ रहा है आपको कि ये जो इनिशियली ये वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 3 ऑफ वाइट सा कलर का होता है, लेकिन जब इसे पोटाशियम फेरिसायनाइड सोल्यूशन के अंदर डिप करके खुश्क किया जाता है तो इसका सारा बैकग्राउंड लाइम ग्रीन कलर का हो जाता है, और इसके किनारे बाज दफा जो है वो ब्रिम जो यानी किनारों को कहा जाता है, तो इनके जो ब्रिम्स हैं वो ऑरेंज कलर के हो जाया करते हैं। उसके बाद जब ये खुश्क हो जाए तो फिर इसको आपने अप्लाई करना है आप उस सरफेस के ऊपर जहां देखना चाहते हैं सॉल्ट्स मौजूद हैं या नहीं। और उसका तरीकेकार क्या होगा, लाइम ग्रीन कलर जब हो जाए तो उसके बाद क्या तरीकेकार है जी देखें। एरिया ऑफ ब्लास्ट टू बी टेस्टेड इज स्प्रेड विद अ फाइन मिस्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। कहते हैं कि जिस एरिया पे चेक करना चाहते हैं कि सॉल्ट्स मौजूद है या नहीं, यानी ब्लास्टेड सरफेस के जिस एरिया के ऊपर आप टेस्ट मालूम करना चाहते हैं उस एरिया के ऊपर डिस्टिल्ड वाटर को स्प्रे कर दें। जब आप स्प्रे कर देंगे तो देखें वाटर मॉलिक्यूल्स के ड्रॉप सरफेस के ऊपर ऐसे जैसे जम जाते हैं वैसे ही सूरत हाल बन जाएगी, उसे बोलते हैं फाइन मिस्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अब जब ये मिस्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर आप अप्लाई करेंगे तो चंद सेकंड के लिए इसको ऐसे छोड़ दें। इसको ऐसे छोड़ने का मकसद ये है कि आपको पता है कि जो आयरन सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो आयरन सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर हल हो जाया करते हैं, डिजोल्व हो जाया करते हैं। ये चंद सेकंड हम छोड़ते हैं इस वजह से हैं ताकि जो आयरन सॉल्युबल सॉल्ट है वो आयरन सॉल्युबल जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर मिक्स होकर सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, वो क्या बन जाए, सोल्यूशन बन जाए। क्लियर है। अब जब वो सोल्यूशन बन जाएगा तो फिर अब आपने जो वो वॉटमैन फिल्टर पेपर जिसका बैकग्राउंड सारा लाइम ग्रीन कलर का बन गया था, जिसका लाइम ग्रीन कलर का बन गया था, उसको जो है वो आपने लेना है, और लेने के बाद में जो फाइन मिस्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर अप्लाई किया उसके ऊपर जो है ना वो आपने रख के उसको उससे जज़ब करना है। ठीक है, जब आप उसको जज़ब कर ले तो उसको निकालें। निकालने के बाद आप देखेंगे कि जो अगर सॉल्ट था तो सॉल्ट ने रिएक्शन करना है पोटाशियम फेरिसायनाइड के साथ, और उस रिएक्शन के नतीजे में वही जो लाइम ग्रीन कलर बैकग्राउंड है उसके ऊपर ये प्रशियन ब्लू कलर के
ये देखिए ब्लू कलर के स्पॉट बन गए। अगर तो ये स्पॉट बन जाते हैं तो ये इस बात की दलील है कि सॉल्ट्स मौजूद है, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स मौजूद है। और ये हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स जब मौजूद हैं तो डेफिनेटली पोटाशियम फेरिसाइनाइड जो है वो चेंज हो चुका है रिएक्शन के बाद, वो पोटाशियम फेरो में तब्दील हो चुका होता है। पोटाशियम फेरिसाइनाइड पोटाशियम फेरोसाइनाइड में तब्दील होता है रिएक्शन के बाद, जिसके नतीजे में ये जो आपको प्रशन ब्लू कलर के निशान जो है वो लाइम ग्रीन कलर बैकग्राउंड के साथ अपीयर हो जाते हैं। जब ये अपीयर हो जाए तो हम ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे सॉल्ट्स मौजूद हैं। क्लियर है? जी सर। ये देखें, यहाँ पढ़ते हैं फिर से। The area of the blast to be tested is sprayed with a fine mist of distilled water and left a few seconds to allow the salts, if present, to dissolve and form a solution. A potassium ferricyanide test paper is then applied to the area and dry capillary action drawn up the solution like blotting paper. If there are any dissolved salts, they react with the potassium ferricyanide to form potassium ferrocyanide. The potassium ferrocyanide is the Prussian blue color and shows as blue spots on a lime green background. Clear है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, वरना फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब चूंकि जी पहला हमने टेस्ट कर लिया पोटाशियम फेरिसाइनाइड टेस्ट, जिससे हमने इस बात को का रिजल्ट निकाला कि सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट है, सॉल्ट्स प्रेजेंट है। अब देखना है कि सॉल्ट कौन सा प्रेजेंट है। अब दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि कोई एक टेस्ट कर लें, या तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव हुआ तो दूसरा सॉल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। समझने बात? अब देखें मिसाल के तौर पर मोस्टली हम जो टेस्ट करते हैं आसानी के साथ, आप लोग अपने इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए होते हैं, ये इस टेस्ट को मैट्रिक वाले लेवल पे भी पढ़ के आए हुए होते हैं, तो इसलिए फिर इसी को ही आगे कंटिन्यू करवाया, और वो है क्लोराइड के लिए। आप सबको पता है कि क्लोराइड्स जो है उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बोला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट आपने केमिस्ट्री में बड़ा रटा लगाया होगा इसका। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है वो किया जाता है किसके लिए? आयरन क्लोराइड को डिटेक्ट करने के लिए। मैं फिर यहाँ पे ये बात रिपीट करता हूँ कि अगर ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में ये बात साबित हो जाती है कि क्लोराइड्स मौजूद हैं, तो फिर तो सीधी सीधी बात है ना। और अगर क्लोराइड्स एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते, इसका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो ऑटोमेटिक ये कंसीडर किया जाता है कि फिर जो आयरन सल्फेट्स हैं वो प्रेजेंट है। क्लियर? अब टेस्ट करने का तरीका क्या है? एज विद द प्रीवियस टेस्ट, जिस तरह प्रीवियस टेस्ट में हमने किया था कि सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, वहां पे पोटाशियम फेरिसाइनाइड का सोल्यूशन अप्लाई किया था, यहाँ पे आपने 2% सोल्यूशन लेना है सिल्वर नाइट्रेट का, और उस सिल्वर नाइट्रेट वाले सोल्यूशन के अंदर उसी तरह वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 3 जो है वो डिप करें, और डिप करके जब वो कैपिलरी एक्शन के तहत पानी को सोल्यूशन को सोक कर ले, जज़ब कर ले, फिर उसको निकालें, उसको खुश्क होने दें, और जब ये खुश्क हो जाए तो उसी फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स काट ले। पहले पिछले टेस्ट के अंदर पूरा फिल्टर पेपर आपने अप्लाई किया था, अब आपने क्या करना है, उस पूरे फिल्टर पेपर को जो है वो उसकी स्ट्रिप्स काटनी है। अब जब आप उसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे तो स्ट्रिप्स काटने का मकसद ये होता है कि ये थोड़ा सा इसमें हमें मल्टीपल स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड होती हैं, और हमने जो है वो पिछली दफा तो सिर्फ एक से ही काम चल गया था, तो अब इस दफा जो है वो 2-3 कंफर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं, इसलिए हमें उसकी स्ट्रिप्स काटनी जरूरी होती है। जब आप उसकी स्ट्रिप्स काट लें तो अब ये स्ट्रिप्स रेडी हैं ड्राई होने के बाद। अब काम वही करना है कि उसी तरह अप्लाई फाइन मिस्ट ऑफ डिस्टिल वाटर ओवर द सरफेस, यानी जो ब्लास्टेड सरफेस है जो अंडर टेस्ट है उस एरिया को ऊपर आपने डिस्टिल वाटर को शावर करें और चंद सेकंड के लिए उसे छोड़ दें। यहाँ पे चंद सेकंड का भी टाइम बता दिया गया है कि कम से कम 20 सेकंड के लिए छोड़ दें उसको। तो 20 सेकंड के अंदर क्या होगा? सॉल्ट विल रिएक्ट, सॉल्ट विल डिसॉल्व इन अ वाटर, तो वहां सॉल्टी सोल्यूशन बन जाएगा। अब उस सॉल्टी सोल्यूशन के ऊपर आपने एक स्ट्रिप लेनी है, उसी तरह उसके साथ लगाएं ऊपर स्ट्रिप, जिस तरह या ब्लॉटिंग पेपर की तरह ये स्ट्रिप भी फिल्टर पेपर की क्या करेगी? सोल्यूशन को जज़ब कर लेगी।
जब सोल्यूशन को जज़ब करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट है वो रिएक्ट करेगा इसी स्ट्रिप के साथ, जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन के नतीजे में इसके ऊपर सफेद सफेद से रसूब, जिन्हें प्रेसिपिटेट या सफेद सफेद से कलमे से जो है वो उस पेपर के ऊपर अपीयर होंगी। लेकिन जब आप इसे लगा के निकालेंगे ना, यानी पानी जज़ब करके सोल्यूशन जज़ब करके स्ट्रिप को अलहदा रखेंगे, तो आपको उसके ऊपर वो सफेद सफेद सी कलमे आम नेकेड आंख से नजर नहीं आएंगी। नजर कैसे आनी है? नजर आपको ऐसे आनी है कि जो है ना वो आपने उसके ऊपर हल्का सा पानी डालना है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट उसके ऊपर गिरेगा, हल्का सा पानी गिरेगा तो वो पानी जो है ना वो उसको अयां कर देगा, फिर उस पानी के अंदर वो सफेद सफेद सी कलमें नजर आएंगी आपको। ठीक है, और वो जो कलमें होती हैं बेसिकली वो सिल्वर क्लोराइड की होती हैं, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जब आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सिल्वर क्लोराइड में तब्दील हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, और सिल्वर क्लोराइड की सफेद सफेद सी कलमें नजर आती हैं। और वो कलमें आपको जब आप पानी गिराते हैं तो पानी गिराते हुए बड़ा केयरफुली पानी गिराना पड़ता है। पानी कंटिन्यूस स्ट्रीम की सूरत में ज्यादा पानी नहीं गिराना, कंटिन्यूस स्ट्रीम की सूरत में नहीं गिराना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ड्रॉप, हल्का सा ड्रॉप गिराना होता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा गिराएंगे तो पानी के फ्लो की वजह से वो जो कलम बनी है, वो जो सॉल्ट की या सिल्वर क्लोराइड की जो कलम बनी है, प्रेसिपिटेट बने हैं, वो भी पानी के साथ बह जाएंगे। तो इस चीज को जरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ टेक्निकली डील करना है। अगर आप इसमें ज्यादा अच्छे नहीं हैं तो फिर एक और तरीका है कि फोटोग्राफिक डेवलपर ले लें, और उस फोटोग्राफिक डेवलपर के अंदर आपने जो है वो स्ट्रिप को डिप कर देना है। जब आप डिप करके निकालेंगे, अगर तो स्ट्रिप के ऊपर ब्लैक या ब्राउन कलर के स्पॉट बन गए या ब्लैक या ब्राउन कलर उस स्ट्रिप का हो गया है, तो फिर क्लोराइड्स मौजूद हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली सल्फेट्स मौजूद हैं। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो ये है कि अच्छा जी, अगर सॉल्ट मौजूद है तो फिर क्वांटिटेटिव टेस्ट कर लेते हैं कि सॉल्ट मौजूद है तो फिर कितनी क्वांटिटी मौजूद है। उसके लिए हम जो है वो 3 तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे जी। पहला है मर्को क्वांट टेस्ट। मर्को क्वांट टेस्ट क्या होता है, इसको जरा देख लेते हैं। क्या सॉल्ट या डिस्टिल्ड वाटर सॉल्यूशन इज मेड एंड बाय स्वैबिंग एन एरिया ऑफ 150 स्क्वायर मिलीमीटर यूजिंग अप्रॉक्सीमेटली 22.5 ml। कहते हैं आप ऐसा करें कि सॉल्यूशन बना लें, डिस्टिल्ड वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लें। सॉल्ट यहाँ पे आपने वो यूज करना है, समझ लें कि जो सरफेस के ऊपर मौजूद है, क्लोराइड मौजूद है तो क्लोराइड का सॉल्ट सॉल्यूशन बना लें। ठीक है जी, सॉल्ट स्लैश डिस्टिल्ड वाटर सॉल्यूशन। इस या आप सिंपल डिस्टिल्ड वाटर ही लें, बल्कि डिस्टिल्ड वाटर लें, सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद है सरफेस के ऊपर। क्लियर है? तो कहते हैं कि एरिया आप सिलेक्ट कर लें जी। उस एरिया को जब आप सिलेक्ट करें तो वो एरिया होना चाहिए 150 स्क्वायर मिलीमीटर, और उसमें आपने जो डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है 22.5 ml वाटर यूज कर लें, और उससे आपने क्या करना है कि वो एरिया सारा धोना है 1 स्क्वायर मिलीमीटर का डिस्टिल्ड वाटर के साथ। तो डेफिनेटली जो उस एरिया के ऊपर सॉल्ट लगा होगा वो सॉल्ट और डिस्टिल्ड वाटर मिल के मिक्सचर बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, और सोल्यूशन आपने इकट्ठा कर लेना। फिर क्या करना है, मर्को क्वांट स्ट्रिप लेनी है विच कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल डिस्पोजेबल प्लास्टिक स्ट्रिप एंड अ केमिकली इम्प्रेग्नेटेड कॉटन पैड। कहते हैं ये जो मर्को क्वांट स्ट्रिप होती है ना, इसके पीछे ये प्लास्टिक बनी हुई एक ये स्ट्रिप होती है, और इसके आगे बिल्कुल एक कॉटन का पैड बन लगा हुआ था, और वो कॉटन आम कॉटन नहीं होती बल्कि केमिकल ज्यादा केमिकल इम्प्रेग्नेटेड कॉटन होती है। और अब आपने जो सोल्यूशन इकट्ठा किया बनाया, उस सोल्यूशन के अंदर इस कॉटन वाले हिस्से को, मर्को क्वांट स्ट्रिप के कॉटन वाले हिस्से को डिप करें और डिप करके निकालें। आप देखेंगे कि जो सॉल्ट था वो सॉल्ट इस कॉटन के साथ लगे केमिकल्स के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके उसका कलर चेंज कर देगा कॉटन का। फिर आपने मर्को क्वांट स्ट्रिप को निकालना है, और मर्को क्वांट स्ट्रिप जिस
डिबिया में आती है ना, उसके ऊपर एक चार्ट बना होता है जिसे मर्कोक्वांट चार्ट बोला जाता है। उस चार्ट के ऊपर कलर बना हुआ, उसके साथ आपने उसको मैच करना होता है, और मैच करके जो कलर मैच है उसके नीचे वैल्यू दी गई होती है। चार्ट से डायरेक्टली वो वैल्यू नोट कर ली जाती है। बस ये तरीकेकार होता है। मैं आपको इसका एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूँ। सर डिस्टिल वाटर ये नॉर्मल वाटर है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं? नहीं जी कौन सा? नहीं, डिस्टिल वाटर और नॉर्मल वाटर में फर्क है। लेकिन जो आप नॉर्मल वाटर यूज करते हैं ना, वो मिनरल वाटर होता है, उसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं। जी। डिस्टिल वाटर वो होता है जिसमें से मिनरल्स आप निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। वाटर विदाउट मिनरल इज कॉल्ड द डिस्टिल्ड वाटर। जी सही। माजिद, आप भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? बस सर यही था। ओके काफी देर से सोच रहा था ये कौन सा वाटर है। ओके ओके। ये देखें जी, ये आपको मर्कोक्वांट स्ट्रिप नजर आ रही है। देखें, प्लास्टिक की बनी एक स्ट्रिप है, इसके आगे वाला हिस्सा ये कॉटन लगी हुई है। ये कॉटन आम कॉटन नहीं है, केमिकली इम्प्रेग्नेटेड कॉटन है। और आपने देखा कि जिस ये बॉक्स में से, डिबिया में से ये निकाली है स्ट्रिप, उसके ऊपर एक बकायदा चार्ट बना हुआ है, और उस चार्ट में डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, कलर्स के नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं। क्लियर है? तो बहुत आसान सा टेस्ट है कि डिस्टिल वाटर को सरफेस के ऊपर अप्लाई करें, यानी एक एरिया सिलेक्ट करें 1 स्क्वायर मिलीमीटर का, और उसको जो है वो पानी के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ धोएं, और धोने के बाद में वो सोल्यूशन बन जाएगा। वो पानी सारे इकट्ठा करें, उसके अंदर आपने इसका कॉटन वाला हिस्सा डिप करना है, और डिप करके निकालें, और आप देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा कॉटन का। उसको कलर को मैच कर लेना है मर्कोक्वांट चार्ट के साथ, और वैल्यू डायरेक्टली नोट कर लेनी है। क्लियर है? इस वजह से हम कहते हैं ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है। एक दूसरा टेस्ट है जिसे ब्रेसली सैंपल पैच टेस्ट बोलते हैं जी। ये जो ब्रेसली सैंपल पैच टेस्ट है, इसको साथ साथ हम वीडियो क्लिप देखते हैं और साथ ही इसको ब्रीफ करेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। This is the Alcometer 138 Bresley Salt Kit instructional video. First thing you want to do when doing this type of test is calibrate the conductivity meter. ये देखें, इसके हाथ में साल्ट कंटेमिनेशन मीटर है, जो हमने तीसरे नंबर पे पढ़ना था। तो कहता है हम पहले ऐसा करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं। इसको कैलिब्रेट करने का क्या तरीकेकार है कि जो इसका आगे वाला हिस्सा, ये जो सेंसर है, इस सेंसर को उसी सोल्यूशन से वॉश करेंगे। ठीक है, या कैलिब्रेटिंग सोल्यूशन बल्कि होता है, उस कैलिब्रेटिंग सोल्यूशन का पता होता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, उसी हिसाब से इसको, उसी से उसको साफ कर लेते हैं। साफ करके उसको, उसके बाद में इसका कैल का बटन दबाते हैं, और वो वैल्यू देता है। अगर वो वैल्यू उतनी आई है जितनी के कैलिब्रेशन सोल्यूशन की जो नॉन वैल्यू है उसके मुताबिक है, तो इट मीन्स ये साल्ट कंटेमिनेशन मीटर जो है ये कैलिब्रेटेड है, और ये अब आपको हेल्दी रीडिंग्स देगा। इस तरह इसको तैयार करके रख लें। और उसके बाद आपने जिस तरह सोल्यूशन हमने इकट्ठा किया था ना मर्कोक्वांट स्ट्रिप के लिए, उसी तरह ब्रेसली सैंपल पैच के जरिए जो है ना की मदद से हमने एक स्पेसिफाइड एरिया सिलेक्ट कर ऊपर पैच लगाकर, उसमें भी पानी डिस्टिल वाटर लगा के उससे अच्छी तरह साफ करके वो सोल्यूशन कलेक्ट करना होता है। फिर उस सोल्यूशन को हमने इसके सेंसर के ऊपर उसी सोल्यूशन के साथ थोड़ा सा वॉश करना होता है। बाद में 1 या 2 ड्रॉप जो है ना वो इसी सेंसर के ऊपर छोड़ देते हैं, और कैल का बटन दबाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको डिजिटली कैलकुलेट करके वैल्यू बता देता है कि इतनी वैल्यू जो है वो इसकी मौजूद है सॉल्ट की। क्लियर है? अब ब्रेसली सैंपल पैच को जरा डिटेल से देखते हैं कि उसको लगाकर हमने सोल्यूशन कैसे गेट करना है। So to do so, kit has calibration solution. Just turn the gauge on, insert a few drops of the solution into the sensor area, and press cal. Cal signal will appear on the screen, and after a few seconds it will disappear, meaning that the gauge is now calibrated. So we can just rinse that off with some deionized water. जब कैलिब्रेट कर ले तो आयोनाइज्ड वाटर से वो कहता है इसको धो दे सेंसर को। What we want to do here is use one of the Bresley patches. This has an ये adhesive इसके on हाथ the में back. ब्रेसली पैच है जी, इसके नाम से ब्रेसली सैंपल पैच इसका नाम रखा गया टेस्ट का। The adhesive ये inset. देखें, ये जो ब्रेसली सैंपल पैच है, ये And इसका place the डायाफ्राम patch जो वाइट on वाइट सा नजर आ रहा है blasted चारों कॉर्नर पे, surface.
ये एडहेसिव होता है, चिपकने And वाला make होता sure है। to देखिए वो press चिपक गया, very ऐसे जैसे हम firmly स्टिकर around the चिपका रहे थे, edges सेम उसी of तरह। the membrane. ठीक Now है, we और want to एहतियात have से आपने इसकी 3 मेम्ब्रेन जो milliliters दरमियान of में है उसको deionized water available. केयरफुली टच करना है। वो And ना जो होती है ना जरा डेलिकेट होती है, वो pull that फट up भी सकती है, into उससे a बचाना होता syringe. है। अब आपने एक 3 सिरिंज ले ली milliliters. और इस सिरिंज Carefully से वाटर insert लेने the के बाद में syringe into the डायाफ्राम वाले outer हिस्से से सिरिंज की area नीडल इंसर्ट करनी है। and ये की put about 1.5 milliliters, about half of the solution, into the patch. Reposition the needle. अब Pull आप out इसमें any अगर कोई air, एयर है तो just वो पीछे trying जब to आप expose as सिरिंज much को surface area एक्सट्रैक्ट as करेंगे possible तो डेफिनेटली to वो the water. एयर निकल जाएगी और वाटर आपने इसके अंदर इसमें अंदर डालना होता है। देखिए हवा को Push निकाल out लें the air from the syringe और and फिर then सिरिंज को इंसर्ट करते हुए reinsert the डायाफ्राम वाले syringe हिस्से से इंसर्ट को करना है और and केयरफुली करना है, और ताकि place ये the जो मेम्ब्रेन है ये remaining ना फटे। deionized water तो आयोनाइज वाटर आपने into the उसमें डाल patch. दिया। So डालने the के patch बाद should में be वही almost full. 20 Now you want to से massage 25 the सेकंड के लिए solution for छोड़ 10 दें, to 15 और बल्कि seconds बेहतर ये है कि अपनी उंगली से to थंब से release इसको any मसाज कर दें इस salts that एरिया को, might be ताकि present on the जितना surface. सॉल्ट मौजूद है वो सारा सॉल्ट इस पानी में Once हाल you've होकर done सोल्यूशन so, बन जाए। जब ये हो जाए want तो to फिर अब pull आपने इसी the सिरिंज की मदद solution से इसी out सोल्यूशन को दोबारा से बाहर निकाल back लेना है, into the एक्सट्रैक्ट कर syringe, लेना है। पहले इंजेक्ट किया था, and आप then you एक्सट्रैक्ट want कर to लेते put हैं। it ठीक है, back in अगर आप मसाज भी कर लेते हैं तब भी ये ठीक है, वरना once, 2 4 5 दफा just इसको trying to इसको इंजेक्ट करें, एक्सट्रैक्ट pull all करें the तो उससे भी salts सरफेस अच्छी off that तरह we धुल जाती है। can, और दोनों काम भी कर लें and तो फिर भी then अच्छी तरह सरफेस pull it वॉश हो out one जाएगी। more time, सरफेस के ऊपर लगे तमाम and then we're going to be ready सॉल्ट जो to हैं वो test. पानी के अंदर हाल हो जाएंगे। तो आप सोल्यूशन निकल आया ये ना, So we need ये the साल्टी conductivity सोल्यूशन meter है। now. इसको आप उसी तरह साल्ट It's always कंटामिनेशन good मीटर to के rinse सेंसर के the ऊपर meter जो है ना with the चंद solution that you're going to be ड्रॉप्स गिरा के testing. उसको अच्छी तरह वॉश So we'll करें। just run some of उसके this बाद test में लास्ट solution जो ड्रॉप है उसके ऊपर रख दें over यानी the छोड़ दें sensor. और कैल का बटन दबाएं। And now we only have our test solution in that area. Turn the gauge on, and it's going to start reading automatically. And once it has finished reading, a smiley face will appear तो on जब the रीडिंग screen. कंप्लीट होती है ना, स्माइली सा फेस There अपीयर we हो go. जाता है। So we have 99 microsiemens per centimeter conductivity. To convert this to units of milligrams per square meter of salts, just multiply this number by 1.2. That'll give you milligrams per square meter. To then convert that to micrograms per square centimeter, just divide that number by 10. And that's how easy it is to test for surface salts with the Alcometer 138 Presley Salt Kit. क्लियर है जी? ये वो मुकम्मल किट है। अब ये मेन जो टेस्ट थे वो हमने देख लिया, अब हम सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट रह गए, उनकी तरफ बढ़ते हैं जी। क्वालिटेटिव टेस्ट कहते हैं, ये देखिए, साल्ट कंटामिनेशन मीटर मेजर द रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सैंपल एंड कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू कंसंट्रेशन। कहते हैं जनाब, पहले जो उसने भी बताया, जैसे कि जो आपके पास रीडिंग आएगी उस रीडिंग को फिर आपने कन्वर्ट करना होता है मिलीग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो वो तो बताया उसने कि 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ इसने नहीं जिक्र किया हुआ कि कितने कन्वर्जन फैक्टर कौन सा है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1.2 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद आ जाता है जनाब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मिल स्केल्स। अब देखें मिल स्केल्स कितने हैं, क्वांटिटी में तो नहीं पता चल सकता, अलबत्ता हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि मिल स्केल्स जो हैं वो अगर मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सरफेस को मुकम्मल तौर पर मिल स्केल्स फ्री करना होता है। उस वक्त जब हमें स्पेसिफिकेशन के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ब्लास्टिंग ग्रेड जो है वो SA3 अचीव करना है, यानी आपने सरफेस को प्रिपेयर करना है SA3 लेवल का। और SA3 की आपने डेफिनेशन याद की थी, आपने कहा था कि अगर हम अपनी सरफेस को विदाउट मैग्निफिकेशन यानी नॉर्मल व्यू के जरिए देखें तो हमारी सरफेस के ऊपर किसी किस्म का कोई कंटेमिनेंट नहीं होना चाहिए। जो है वो सरफेस के ऊपर ऑयल, ग्रीस, डस्ट, डेब्रिस, फॉरेन मैटर, रस्ट, मिल स्केल्स जो है वो सब कुछ रिमूव हो जाने चाहिए।
और हमारी सरफेस अपनी ओरिजिनल मेटालिक शाइन देना शुरू कर दे, तो फिर हमने कहा था ये SA3 है। और ये मोस्टली SA3 तब जरूरत होती है जहाँ पे आपको हॉट ड्यूटी सरफेस के ऊपर पेंट अप्लाई करना होता है। यानी अगर 100+ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ऐसी सरफेस जिसका वर्किंग टेम्परेचर 100+ डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम और मैक्सिमम चाहे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता हो, तो वहां पे भी यही रिक्वायरमेंट की जाती है कि ब्लास्टिंग ग्रेड SA3 हासिल हो। तो जब ये SA3 डिमांड किया जा रहा हो तो उस वक्त ये मिल स्केल्स के लिए टेस्ट करते हैं। जब SA2.5 डिमांड किया जा रहा हो तो फिर मिल स्केल के लिए टेस्ट हम नहीं करते। क्लियर है? Mill scale being cathodic in relation to the steel can cause corrosion cell under a paint film and subsequent early disbandment. ये तो पीछे भी हम पढ़ चुके थे, वही रिपीट कर रहा बात कि मिल स्केल्स की मौजूदगी में हमारी जो स्टील सरफेस है वो एनोड बन जाती है, क्रोजन का शिकार हो जाती है। फिर उसके ऊपर पेंट करें तो वो पेंट भी डिस्बॉन्डमेंट का शिकार हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता, क्रोजन स्टार्ट हो जाती है। और फिर वो कहते हैं मिल स्केल्स इज स्मॉल क्वांटिटी is permitted on SA2.5 blast standard but not on SA3, क्योंकि मिल स्केल्स की माइनर सी क्वांटिटी स्टेन या ब्रीक बाल नुमा सी का इतना सब बाल की जितनी बारीक लाइन जो है कहते हैं इतनी सी अलो करते हैं कि उसमें SA2.5 में, लेकिन SA3 में तो ये भी अलो नहीं करते। सो देयरफॉर द टेस्ट नीड टू बी कैरिड आउट ओनली इफ द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर एन SA3। तो ये टेस्ट सिर्फ उस वक्त करते हैं जब SA3 रिक्वायर्ड हो। फिर जनाब ब्लास्टेड स्टील इज डार्क ग्रे इन कलर। याद रखें मैं, जो ब्लास्टेड स्टील होती है ना, यानी स्टील विदाउट कंटेमिनेशन, ब्लास्टेड स्टील कहते हैं उसका जो कलर है वो डार्क ग्रे कलर है, और मिल स्केल्स का जो है वो डार्क ब्लू कलर है। सो बाय नेकेड आई द कंट्रास्ट इज डिफिकल्ट। आम आंख से आप देखें तो डार्क ब्लू और डार्क ग्रे कलर में फर्क थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर क्या किया जाता है, however if the surface is sprayed with a fine mist of slightly acidic copper sulfate solution, कहते हैं फिर आप ये करें कि आप ऐसी सरफेस जहाँ पे SA3 लेवल का चेक करना चाह रहे हैं कि मिल स्केल्स है या नहीं, तो ऐसी सरफेस के ऊपर एसिडिक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का स्प्रे कर दें। एसिडिक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का स्प्रे कर दें। ये जब स्प्रे करेंगे तो ये सोल्यूशन क्या करेगा, एसिडिक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये करेगा द सोल्यूशन आयोनाइजेस, ये आयोनाइजेशन का अमल करेगा, आयोनाइज करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा एंड टिंट्स द कलर, टिंट्स द स्टील कॉपर कलर। और जो स्टील का कलर है ना, स्टील का कलर वो टिंट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और ब्लैकन्स द मिल स्केल्स, और जो मिल स्केल्स के कलर है वो पहले से ज्यादा ब्लैक यानी डार्क हो जाएगा, जिससे आपको फायदा हो जाएगा कि आप एक कंट्रास्ट कर सकेंगे, वाजे हो जाएगा, दो रंग हो जाएंगे ना। तो फिर दोहरा दूं, बहुत आसान टेस्ट है कि एसिडिक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लें, उसको सरफेस के ऊपर स्प्रे कर दें। जब आप स्प्रे कर देंगे तो वही एसिडिक कॉपर सल्फेट जो है वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन इस तरह करेगा कि जो मिल स्केल्स है उनका कलर डार्क कर देगा और जो सरफेस का कलर जो है वो लाइट कर देगा, जिससे एक बाकायदा डिफ्रेंशिएशन कायम हो जाएगी, कंट्रास्ट कायम हो जाएगा, जिससे इजीली आप देख सकते हैं। इस तरह दो रंगा सरफेस जो है वो बन जाए तो समझ लें कि यहाँ पे मिल स्केल्स मौजूद है। और अगर ऐसा ना हो, कलर एक ही रहे इसलिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की स्प्रे के बावजूद भी, तो फिर सरफेस जो है वो मिल स्केल्स फ्री है। क्लियर है? ये क्वालिटेटिव टेस्ट हुआ। फिर नेक्स्ट, टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डस्ट ऑन अ सबस्ट्रेट, कि अगर सबस्ट्रेट के ऊपर डस्ट मौजूद है तो फिर आपने क्या टेस्ट करना है, उसके लिए देखेंगे। Any dust on a blasted substrate will adversely affect the adhesion of a paint film. कहते हैं याद रखें, डस्ट पार्टिकल अगर सरफेस के ऊपर मौजूद रहे, आप उसको प्रॉपर साफ ना करें, या एक मखसूस एक्सेप्टेड रेंज से बढ़ के डस्ट पार्टिकल सरफेस के ऊपर मौजूद हो और आप ऊपर पेंट कर दें, तो पेंट और सबस्ट्रेट के दरमियान में एडहेजन डस्ट पार्टिकल नहीं होने देंगे। ठीक है, कमजोर एडहेजन हो जाएगा या होने नहीं देंगे। सो इन कंडीशन ऑफ लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो फिर डस्ट एंड फाइनिंग passing down a blast hose become electrostatically charged and stick onto the substrate. कहते हैं फिर क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होकर सबस्ट्रेट के ऊपर वैसे ही चिपक जाते हैं, फिर उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है।
यही वजह है कि ये कहा जाता है कि जनाब जब सरफेस के ऊपर डस्ट वगैरह पार्टिकल्स, क्योंकि ब्लास्टिंग के दौरान भी वो जी, तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सॉरी वो मेरा डिस्कनेक्शन हो गया था नेट। जी सर। तो खैर बहरहाल हम, मेरा ख्याल है ये तो पढ़ लिया था ना अभी, हम डस्ट पार्टिकल वाले टेस्ट पे थे। जी सर, डस्ट पार्टिकल की डस्ट उस डस्ट पे था। जी, तो हम बात कर रहे थे कि टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डस्ट सबस्ट्रेट। तो डस्ट सबस्ट्रेट के लिए टेस्ट था, उसमें हमने कहा था कि अगर सरफेस के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स रह जाएं और आप ऊपर पेंट लगाएं तो डस्ट पार्टिकल पेंट और सबस्ट्रेट के दरमियान में अढाइयन नहीं बनने देते। ठीक है, अब आपने जरूरी है कि डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करें, लेकिन आपको पता है हमारी हवा जो है वो डस्ट पार्टिकल से लबरेज है, जितनी मर्जी सफाई कर लें डस्ट पार्टिकल फिर वापस आते हैं। इससे हटके भी अगर बात करें तो बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि जब आप ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं तो डस्ट पार्टिकल चाय पार्टिकल में तब्दील होकर इलेक्ट्रोस्टैटिकली सबस्ट्रेट के साथ चिपक जाते हैं, जिनको रिमूव करना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहला इलाज इस बात का ये किया जाता है कि जनाब अढाइयन अच्छा करना है तो जो पहला कोड लगाना है ना वो आपने ब्रश की मदद से लगाना है। ब्रश से लगाते हैं ना तो वो डस्ट पार्टिकल जो है वो ब्रश से रिमूव होकर वो पेंट का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जब वो पेंट का ऐसे हिस्सा बन जाता है जैसे उसके अपने पिगमेंट्स हों, तो वो डस्ट पार्टिकल्स जो है विल बी पार्ट ऑफ द पेंट, जिसकी वजह से फिर अढाइयन में कोई फर्क नहीं आएगा, अढाइयन अच्छा हो जाएगा। अब हम उस तरफ बढ़ते हैं कि अब हमने इसको टेस्ट को कैसे करना है। कहते हैं जी, इफ अ पीस ऑफ सेल्फ एडहेसिव टेप इज स्टक ऑन द सरफेस एंड स्नैच्ड ऑफ, द डस्ट या फाइनिंग स्टिक टू द टेप एंड बाय देन स्टिकिंग द टेप ऑन टू द सॉरी यार फिर दोबारा से डिस्टर्ब हो गया नेट। खैर बात हम कर रहे थे कि सरफेस के ऊपर आप एक टेप लगाएं, सफेद जो टेप होती है वो चिपका दें, फिर उसको उतारें और उसको उतार के फिर एक सफेद पेपर के ऊपर चिस्पा कर दें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे। और उसका बकायदा टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ एक ये। This is a visual standard usually carried out after mechanical cleaning or blast cleaning. Take the strip of clear tape and press it down well to the steel structure. Pull it off at an angle of 60 degrees. Then place the tape on a piece of white paper and compare the dust residue caught on the tape with the visual standard. This is a visual standard usually carried out after mechanical cleaning or blast cleaning. Take the strip of clear tape and press it down well to the steel structure. Pull it off at an angle of 60 degrees. Then place the tape on a piece of white paper and compare the dust residue caught on the tape with the visual standard. क्लियर है? आगे जनाब जो नेक्स्ट है वो ये है कि टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑन द सबस्ट्रेट, कि मॉइस्चर अगर है या नहीं है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए टेस्ट है। वो क्या? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इवन इन द टीनिएस्ट अमाउंट, यानी मॉइस्चर चाहे थोड़ी सी मिकदार में भी मौजूद हो, कैन अफेक्ट द चॉइस ऑफ पेंट। वो पेंट कौन सा ऐसी सरफेस के ऊपर लगाया जाता है इसकी चॉइस को अफेक्ट कर सकता है, यानी इफ वर्क कैन बी डन और अदरवाइज। सो अ वेरी सिंपल टेस्ट क्या है for the presence of moisture is to sprinkle with chalk or powdered chalk। डाल की या पाउडर चाक जो है ना वो सरफेस के ऊपर फेंक दे एंड देन लाइटली ब्लो अवे, फिर उसको हल्का सा हवा उसके ऊपर जो है ना वो फेंके या हवा मारे उसको थोड़ी सी। पाउडर विल स्टिक टू द एरिया, अगर पाउडर एरिया के साथ स्टिक हो गया तो मॉइस्चर मौजूद है, अगर स्टिक नहीं हुआ उड़ गया तो मॉइस्चर मौजूद नहीं है। बस सिंपल सा टेस्ट था। आखिरी टेस्ट है test to detect the presence of oil or a grease other than ultraviolet light। UV लाइट के अलावा अगर देखा जाए, कहते oil and grease can be detected by dropping solvent onto the suspect area and absorbing the solution on a Whatman or blotting paper। The solvent will evaporate
and oil or grease will give a darker appearance. कहते हैं बहुत आसान है कि जनाब एक उस तरह वॉटमैन फिल्टर पेपर ले लें या ब्लॉटिंग पेपर ले लें, जिस सरफेस के ऊपर ऑयल एंड ग्रीस है या नहीं देखना चाहते हैं वहां पे आप पानी गिराएं। पानी गिराने के बाद उस पानी को उस वॉटमैन फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर से जज़ब कर लें, फिर उसको खुश्क कर लें, पानी उड़ जाएगा और ऑयल एंड ग्रीस वो तो उड़ेगी नहीं टेम्परेचर पे, तो वो बल्कि ग्रीसी सा जो निशान जो है वो ब्लॉटिंग पेपर या वॉटमैन पेपर के ऊपर रह जाएगा। अगर ये रह गया तो समझ लो ऑयल ग्रीस है, अगर नहीं निशान के बना तो ऑयल एंड ग्रीस फ्री है सबस्ट्रेट। और एक और टेस्ट भी है कि अगर ऑयल एंड ग्रीसी सबस्ट्रेट है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी गिराएं, और जब आप वाटर गिराते हैं तो पानी की मौजूदगी में सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है, रोशनी की तरफ करें, तो वो पानी जब किसी ग्रीसी सबस्टांस या के ऊपर गिरता है और रोशनी पड़ती है तो वो डिफरेंट कलर में तकसीम हो जाती है, तो वो डिफरेंट कलर्स आपको नजर आना शुरू हो जाए अगर सबस्ट्रेट के साथ, तो फिर भी ऑयल एंड ग्रीस अभी है, अदरवाइज नहीं है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है जनाब। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें।